गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 बचपन की यादें नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक बाबू राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी की ही है, जो बड़ा ही संक्षिप्त, जब वो छोटे से थे तब मतलब उनके बचपन की बातें इनमें बताई गई। हम 5 भाई बहन थे और परिवार के चचेरे भाई बहन अलग। मेरे पिताजी जमींदार थे। उन्हें बाग लगाने का बहुत शौक था। आज भी उनके लगाए आम के बगीचे फलों से लदे रहते हैं। मेरे पिताजी फारसी के विद्वान थे और संस्कृत भी जानते थे। उनके पास पुस्तकों का संग्रह था तथा वे बड़े शौक से अध्ययन भी किया करते थे। अपने पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही वे वैद्य हो गए। वे रोगी का हाल सुनकर ही दवा दे देते और लोग स्वस्थ हो जाते। इसी कारण उनका खूब यश था। बचपन में उन्होंने मुझे अखाड़े में कसरत करना, कबड्डी, घुड़सवारी व अनेक अन्य खेल सिखाए, जो बड़े होने तक चलते रहे। मेरी शिक्षा का आरंभ 5वें वर्ष में हुआ। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं, 2 मेरे कुटुंब के चचेरे भाई। जमुना भाई सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। मौलवी साहब, जो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए, विचित्र आदमी थे। उनका बहुत बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों न हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से देखते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए, पर मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींच कर मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बगीचे की ओर चलाई और बंदरों का हाल देखना चाहा। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से चीखते हुए वे जमीन पर बैठ गए। पता चला कि गोली बंदर के बजाय
खुद को मार बैठे हैं। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में एक सांड आ गया। सबने कहा, यह सांड तो लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वह नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वह बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने बंदूक सीने पर रखी ही थी कि गिद्ध उन पर झपटा। मौलवी साहब बंदूक फेंक कर भागे और गड्ढे में जा गिरे। उन्हें उठाकर घर लाया गया। कई दिन के इलाज के बाद फिर से पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब आए। वे काफी गंभीर थे और पढ़ाते भी अच्छा थे। हफ्ते के 5.5 दिन फारसी पढ़ते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी। तब गिनती सिखाते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पाठ पढ़ा हुआ दोहराया जाता। जो जल्दी याद कर लेता उसकी उतनी ही जल्दी उसको नया सबक पढ़ा दिया जाता था, यानी पाठ। तब तक सूर्योदय हो जाता। नौकर आता और साथ ले जाकर हाथ मुंह धुला देता। हमें घर में माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंचा देता। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। पाठ सुना देने पर मौलवी साहब किताब बंद करवाते। अब तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते ना देख लें, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। ये उपाय भी हमारे लीडर जमुना भाई ही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्दी ही बुझ जाती। मौलवी साहब नौकरानी पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला। वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते। हमें जो फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब की कृपा से हुआ।
हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब और हमें बहुत दुख हुआ। देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी, उत्तम आचार विचार, राष्ट्रीयता, उदारता आदि सद्गुणों से जो है भरे हुए थे। उनकी महानता के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक आज भी याद किया जाता है। यह उन्हीं की आत्मकथा है। पहले फारसी पढ़ना जो है वह बहुत ही आवश्यक होता था। यह एक अनिवार्य विषय के अंतर्गत आता। तो राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि वे 5 भाई बहन थे और परिवार के जो चचेरे भाई बहन थे वे अलग। उनके पिताजी एक जमींदार थे। उन्हें बगीचा लगाने का बहुत शौक था। आज भी उनके द्वारा जो बगीचे लगाए गए हैं वे बगीचे हमेशा, वे वहाँ के पेड़ हमेशा फलों से लदे रहते हैं। लेखक के पिताजी फारसी के विद्वान थे और वह संस्कृत भी जानते थे। उनके पास किताबों का संग्रह रहता था, यानी कि वे पुरानी से पुरानी किताबें जो है जमा करके रखा करते थे और बड़े शौक से उसको पढ़ते भी थे। ना उन्होंने कोई कोर्स किया था, ना कोई ट्रेनिंग की थी। सिर्फ किताबों से पढ़कर ही वे अच्छे खासे वैद्य बन चुके थे। किसी को क्या बीमारी है यह सुनकर ही वे उसे जो दवा दे देते, उससे वह बीमार व्यक्ति जो है वह ठीक हो जाता, जिसके कारण कि पूरे गांव में जो है उनका काफी यश फैला हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी की शिक्षा का आरंभ जब वे 5 साल के हुए तब हुआ। उस समय अक्षरारंभ यानी कि अक्षरों का आरंभ करना मौलवी साहब ने उन्हें बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन उनका अक्षरारंभ हुआ उस दिन सब जगह मिठाई बांटी गई थी और 3 विद्यार्थी मौलवी साहब के हवाले कर दिए गए थे, जिसमें एक राजेंद्र प्रसाद थे और 2 उनके कुटुंब के भाई। उनमें जो है जमुना भाई सबसे बड़े थे और वे उन दोनों के लीडर थे। वे हर तरह के खेल और शैतानियों में सबसे आगे रहा करते थे। उनके एक चाचा थे जो राजेंद्र प्रसाद जी के भी चाचा थे। वह बहुत ही मजाक पसंद थे, बहुत मजाक किया करते थे। वह चाचा राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी के छोटे भाई थे और उनके भीतर भी उनके पिताजी की तरह कई गुण थे। वे भी फारसी जानते थे, घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना जानते थे, शतरंज भी खूब खेलते थे। मौलवी साहब जो राजेंद्र प्रसाद जी लोगों को पढ़ाने के लिए आए थे वह बहुत दूसरे किस्म के आदमी थे। वह जो है किसी भी बात में अपने आप को कम नहीं आंकते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे वह सर्वगुण संपन्न है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। वह किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते। बलदेव चाचा जो थे वह मजाक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और बलदेव चाचा के मजाक के पास एक उपयोगी साधन बन गए थे। कौन? मौलवी साहब। बलदेव चाचा जब देखो तब मौलवी साहब के पास पहुंच जाते और कोई ऐसी बात करते कि मौलवी साहब जो यह कहने पर विवश हो जाते कि मुझे भी ये चीज आती है और बलदेव चाचा उसका जो है मजाक बना करके बच्चों को हंसाया करते थे। इसी तरह कई घटनाएं जो है मौलवी साहब के साथ घट गई चाचा के कारण। मौलवी साहब का दावा था कि शतरंज खेलना भी वे खूब अच्छी तरीके से जानते हैं और बलदेव चाचा उन्हें शतरंज खिलाते अपने साथ बैठाकर, लेकिन मौलवी साहब कभी जीतते नहीं थे, हमेशा हार जाते थे। जब बच्चे यह देखते थे कि जो यह दावा कर रहे हैं कि वो हर चीज में आगे हैं, उनको सारी चीजें आती हैं, तो जब वह हार जाते तो बच्चों को हंसी आती थी, लेकिन वह अपनी हंसी को दबा कर रखते थे। तो इस तरीके से कई बार
बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को फंसाया कि एक बार उन्होंने कहा कि बगीचे में कुछ बंदर आ गए हैं, उन्हें गुलेल से मारकर भगाया जा सकता है। मौलवी साहब ने कहा कि गुलेल तो मैं खूब अच्छी तरीके से चलाना जानता हूँ। बलदेव चाचा ने कहा कि ठीक है, ये गुलेल पकड़िए और गोली लीजिए, इसको खूब खींच कर मारिए। और मौलवी साहब जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने गुलेल चलाई और इतनी खींच कर चलाई, और खींचने के बाद सब जो है, चलने के बाद गुलेल सब बाहर निकले बंदरों का हाल चाल देखने के लिए। तो मौलवी साहब के अंगूठे में ही चोट लगी हुई थी और उनमें से खून टपक रहा था और वह चीखते हुए जमीन पर बैठ गए थे। एक बार पता चला, शायद वो शाम को टहलने के लिए गए, मौलवी साहब भी उनके साथ गए, चाचा जी भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी आपस में। इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड तो लोगों को मारता है। बलदेव चाचा ने इशारा किया, उन्होंने कहा होगा कि मैं सांड को रोकता हूँ। मौलवी साहब कहाँ पीछे हटने वाले। उन्होंने मौलवी साहब ने कहा कि वे बेखौफ आगे बढ़ गए और सांड ने उन्हें क्या किया, उठाकर पटक दिया। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वह नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। यानी कि उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं कह दूंगा कि मुझे ये चीज नहीं आती तो इसमें उनका अपमान है। वह बंदूक लेकर चल दिए और कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा हुआ नजर आ रहा था। गिद्ध काफी ऊंचाई पर था। मौलवी साहब ने पहले बंदूक कभी चलाई नहीं थी। उन्होंने बंदूक सीने पर रखी हुई थी कि गिद्ध उन पर झपट पड़ा। मौलवी साहब बंदूक फेंक कर भागे और गड्ढे में जा गिरे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और कई दिनों तक उनका इलाज चला। फिर उन्होंने बाद में पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार के मजाक, हंसी मजाक के बीच राजेंद्र प्रसाद और उनके दोनों चचेरे भाई जो है फारसी पढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद मौलवी साहब वापस चले गए। फिर दूसरे मौलवी साहब आए जो बहुत ही वीर गंभीर विद्वान थे और पढ़ाते भी अच्छे थे। हफ्ते के 5.5 दिन वे फारसी पढ़ाते थे और बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी हो जाती थी बच्चों की और वे उन्हें गिनती सिखाते। खेलने कूदने के लिए भी बच्चों को समय दिया जाता था। सारे बच्चे खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते और वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश चटाई बिछाकर सब बैठकर उस पर पढ़ा करते थे। सवेरे जब बच्चे आते थे तो पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराते थे और जो जल्दी याद कर लेता था उसको उतनी ही जल्दी नया पाठ पढ़ाया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। फिर नौकर आता और साथ ले जाकर बच्चों के हाथ मुंह धुला देता। फिर उसके बाद बच्चों की माँ के पास उन्हें पहुंचाता। क्यों? क्योंकि वे जाकर के वहां कुछ खा ले। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। इन सब कामों में आधे घंटे की छुट्टी बच्चों को मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता था। पाठ सुना देने पर मौलवी साहब किताब बंद करवा देते। तब उसके बाद तख्ती निकालनी होती थी। तख्ती इतनी बड़ी होती है, उस पर बच्चे जो है लिखते हैं। जब तख्ती भर जाती थी तो उसे धुला जाता था। उसके धुलने तक में जितना समय रहता था वो समय भी बच्चों को खेलने के लिए मिल जाता, क्योंकि बच्चे उसको धुलते धुलते भी खेलते थे। दोपहर को नहाने और खाने के लिए मौलवी साहब 1 घंटे की छुट्टी बच्चों को देते थे और खाना खाने के बाद उसी चटाई पर आकर उन्हें सो जाना पड़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते और दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। जब तक वह उसको याद करके सुना नहीं देते तब तक उन्हें खेलने नहीं दिया जाता। शाम को, अब बच्चे दिन भर मेहनत करते थे तो शाम को उनको जल्दी नींद आ जाती थी, लेकिन उन्हें यह डर लगा रहता था कि मौलवी साहब कहीं ऐसा ना हो कि पलक झपकाते हम लोगों को देख लें, नहीं तो वे खूब मारते थे। पर जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे, वह भी हमारे लीडर जमुना भाई ही करते।
पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। तब तो लाइट थी नहीं, तो तेल का दीपक बनाया जाता था। इनके जो बड़े भाई थे जमुना भाई, वह इतनी चालाकी करते थे कि बालू की छोटी छोटी पोटली बनाकर दिए में डाल देते थे, जिससे कि वह बालू व रेत तेल सोख लेता था और दिया जो है बुझने लगता। तब मौलवी साहब नौकरानी के ऊपर गुस्सा करते थे कि ये इतना कम तेल क्यों डालती है कि दिया इतनी जल्दी बुझ जाता है, और मजबूरन उन्हें किताब बंद करवाने का हुक्म देना पड़ता था। इसी प्रकार राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इन सब चीजों के बीच जो भी उन्हें फारसी का ज्ञान हुआ वह इन्हीं मौलवी साहब के कारण ही हुआ, और जब उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब सहित सभी बच्चे जो है वह बड़े दुखी थे। तो यह थी राजेंद्र प्रसाद की संक्षिप्त आत्मकथा।